रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इस खबर का ताल्लुक़ नाजरीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फ़ाइज़ से है। इस खबर से शरीफ ख़ानदान भी जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ भी ये मामला नती है। तो क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या हैपनिंग हुई है, जिसकी तफसीलात इस व्लॉग में आप देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये डिटेल्स आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने से पहले इस मामले का एक पस मंज़र भी है। तो वो पस मंज़र भी आप नाज़रीन को सबसे पहले बताएंगे, ताकि जो ख़बर है उसको समझने में किसी किस्म की आपको दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े। और इन डिटेल्स के अलावा भी एक अहम ख़बर है, उसकी डिटेल भी प्रोग्राम के आखिर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे, जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, दरख्वास्त होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर हमारा व्लॉग आपको पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें और अपने जानने वालों के साथ इसको शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और इस खबर का ताल्लुक़ नाज़रीन हमारे व्लॉग के की जो बड़ी खबर है उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। मामला नाज़रीन ये है कि जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जनाब इब्राहिम ख़ान साहब, वो रिटायर हो चुके हैं 8 मार्च को। तो उनकी रिटायरमेंट के बाद जो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, उन्होंने कुछ अप्रूवल्स दी हैं, कुछ मंजूरियाँ दी हैं, जिसमें एक तो सिंध हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं जिनको कन्फर्म कर दिया गया है, यानी मुस्तकिल कर दिया गया है। वजारत कानून ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट के जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब, उनको कायम मकाम चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया गया है सदर पाकिस्तान की तरफ से। अब ये एक डेवलपमेंट हुई है। अब इस हवाले से एक जुडिशल कमीशन का इजलास भी होना है, जिसमें मुस्तकिल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के मामले पर गौर व खोज किया जाएगा। लेकिन ताहाल जो है उस जुडिशल कमीशन के इजलास की कोई तारीख नहीं है। लेकिन चूंकि कायम मकाम की तकर्री हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से भी अगले हफ्ते ये जुडिशल कमीशन का इजलास भी हो जाएगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को जो ख़त लिखा गया, उस ख़त पर पहले तो आप नाज़रीन जानते हैं कि इंक्वायरी कमीशन बनाने का फ़ैसला हुआ। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने उस कमीशन की सरबराही को एक्सेप्ट किया। लेकिन बाद में जब सोशल मीडिया पे उनके नाम को लेके, जुडिशल कमीशन के क़याम को लेके तूफ़ान बरपा हुआ, बल्कि तूफ़ान नहीं प्रोपेगेंडा किया गया, उस पर फिर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया। तो फिर 7 रुकनी बेंच बना, सुप्रीम कोर्ट ने मामले का नोटिस लिया। तो 7 रुकनी बेंच की जो कार्रवाई थी, 3 अप्रैल को गालिबन ये समाअत हुई थी 7 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत नंबर 1 में। तो उस समाअत का हुक्मनामा जारी हुआ है। अब नाज़रीन उस हुक्मनामे को लेके जो मतलब उसको रंग दिया गया, और फिर जो सोमोटो की कार्रवाई के ऊपर भंगड़े डाले गए, और जो अपने अपने तज्ज़िये दिए गए, अपने अपने मुतालबे किए गए, वो सारे के सारे नाज़रीन, वो जो मरवत साहब एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि प्रोग्राम फ़ारिग हो गया, तो वो प्रोग्राम मुझे इस ऑर्डर से लगता है कि फ़ारिग हो गया। तो सबसे पहले मैं मुख्तसर सी डिटेल उस 7 रुकनी बेंच के ऑर्डर की आपके सामने रखूँगा, उसका एनालिसिस भी करेंगे। उसका और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं किसी ने आपको नहीं बताए होंगे, निशानदेही नहीं की होगी, वो भी मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, मैं जो उसमें याह्या अफरीदी साहब हैं, याह्या अफरीदी साहब जिन्होंने उस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया, मैं उनका नुक्ता ऑर्डर आपके सामने रखूँगा। याह्या अफरीदी साहब ने कहा, और मैं ये आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने भंगड़े डाले सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के ऊपर, उनके लिए इस ऑर्डर में निशानियाँ हैं। याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि 6 जजेस ने जो ख़त लिखा है वो कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से लिखा है, यानी कोड ऑफ कंडक्ट में कोई गाइडलाइन फराहम की जाए, ये याह्या अफरीदी साहब कह रहे हैं। याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि ये मामला इंतज़ामी साइड पे देखा जाए, जुडिशल साइड के ऊपर ये मामला ना चलाया जाए, गुरेज किया जाए। यानी वो जो बड़े बड़े फ़िलासफ़र ये दावा कर रहे थे कि ये जुडिशल साइड के ऊपर जुडिशल कमीशन बना के हाज़िर सर्विस जजेस की सरबराही में कमीशन बने, वो इस मामले की तहकीकात करे, तो इस बात के साथ जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं मुस्तकबिल के, याह्या अफरीदी साहब 7 रुकनी बेंच के पहले तो मेंबर थे, अब उन्होंने इनकार कर दिया है। वो ये कहते हैं कि इंतज़ामी साइड पे देखें
जुडिशल साइड पे इस मामले से गुरेज किया जाए, इसका नेगेटिव तासुर जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि हमें कोड ऑफ कंडक्ट को देखना चाहिए, जुडिशल प्रोसीडिंग नहीं करनी चाहिए, तो वो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं आप कमीशन बना दें, आप इसके ऊपर कार्रवाई करें, तो उनके लिए तो मेरे ख्याल से इस ऑर्डर में कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन वो अभी भी बंगले डाल रहे हैं। मुझे उनके बंगलों की समझ नहीं आती, लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। और याहिया अफरीदी साहब के इस ऑर्डर के नाज़रीन मैंने 4 पॉइंट निकाले हैं जो मेरा एनालिसिस है। एक तो इसमें याहिया अफरीदी साहब ने कहा, यानी उनकी बातों से लगता है कि वो तहकीकात के हामी नहीं। याहिया अफरीदी साहब सिर्फ इंतज़ामी साइड पे कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ तरमीम, उसमें कोई एडिशन वगैरह चाहते हैं, और यही उनकी अपनी असेसमेंट है कि हाई कोर्ट के जजेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से यही मांगा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो अदालती कार्रवाई नहीं चाहते याहिया अफरीदी साहब। तीसरा ये है जो अहम पॉइंट लिखा याहिया अफरीदी साहब ने कि हाई कोर्ट के पास अख्तियार था, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी, हाई कोर्ट के जजेस के पास भी, जिन्होंने ख़त लिखा, लेकिन उन्होंने अपने अख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया। जो हम बात करते थे कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो वही उस तरफ याहिया अफरीदी साहब ने इशारा दिया है। और फिर उन्होंने कहा कि वो जो फुल कोर्ट बनाने की बात की जा रही थी, तो जब याहिया अफरीदी साहब रिक्यूज़ कर गए हैं, बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है, तो अब जितने भी जजेस हैं, अगर वो फुल कोर्ट बन भी जाए तो उसमें याहिया अफरीदी साहब शामिल नहीं होंगे, यानी पूरा फुल कोर्ट नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं नाज़रीन जो अत्थर मिनल्ला साहब ने नोट लिखा है। अत्थर मिनल्ला साहब का नोट नाज़रीन बड़ा हैरान कुन है। किस लिए हैरान कुन है, अब वो बातें भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला जो पॉइंट नाज़रीन अत्थर मिनल्ला साहब ने लिया है अपने ऑर्डर के आगाज़ में, कि जो 5 या 6 सफ़ात का ऑर्डर है, उस ऑर्डर के पैरा 1 से लेके 12 तक अत्थर मिनल्ला साहब कहते हैं कि मैं इत्तफाक नहीं करता, यानी वो डिसएग्री कर रहे हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर के साथ नहीं कर रहे, यानी 7 रुकनी बेंच का जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है उसके साथ इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन उससे पहले जो 12 पैराग्राफ लिखे गए हैं उनके साथ अत्थर मिनल्ला साहब एग्री नहीं कर रहे। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि उन 12 पैराग्राफ में 1 से लेके 12 तक जो पैरे लिखे गए हैं, उसमें ऐसी कौन सी बात लिखी गई कि जिससे अत्थर मिनल्ला साहब इख्तलाफ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ें भी आप ना देखने वालों के लिए जानना ज़रूरी है। तो पैरा 1 में नाज़रीन जो असल ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जिस पर मेजॉरिटी जज साहबान ने सिग्नेचर किए हैं, उसमें हाई कोर्ट के 6 जजेस के लेटर का जिक्र किया गया है कि वो लेटर आया और फिर उस पर सो मोटो की कार्रवाई कैसे इनिशिएट की गई, उसका जिक्र किया गया। अब ये हकायक हैं, पैरा नंबर 1 में हकायक लिखे गए, और ये हकीकत है कि जजेस का लेटर आया, और फिर लेटर के बाद जब वो कमीशन वाला मामला, उस पर एतराज़ आया, तो फिर सो मोटो एक्शन लिया गया। इससे कैसे इनकार हो सकता है? ये तो हकायक हैं, हकायक के साथ मेरी समझ से बालतर है कि अत्थर मिनल्ला साहब इन हकायक से क्यों इख्तलाफ कर रहे हैं। अब पैरा 2 नाज़रीन जो है उस ऑर्डर का, उसमें अटॉर्नी जनरल साहब के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने जो फुल कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो अलामिया था, वो अलामिया पढ़ा गया। उस अलामिया के जो मंदरजात थे, अटॉर्नी जनरल साहब ने उन मंदरजात के साथ इत्तफाक किया कि आपने जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के अलामिया में लिखा गया है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट थे, वो बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में लिखे गए हैं। तो ये भी हकायक थे। अब इन हकायक के साथ भी अत्थर मिनल्ला साहब डिसएग्री कर रहे हैं। मेरी समझ से बालातर है, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो हकायक के साथ कैसे डिसएग्री कर रहे हैं। हाँ, आप ऑर्डर के साथ, जुडिशल फाइंडिंग के साथ डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन हकायक के साथ, ये मैंने पहली मरतबा देखा कोई जज जो है वो उससे डिसएग्री कर रहा है। तीसरा पॉइंट ये है जो अटॉर्नी जनरल साहब ने दलाइल दिए कि जिलानी साहब के साथ रब्ता हुआ कमीशन की सरबराही के हवाले से, और फिर उन्होंने इनकार कर दिया। जो प्रोपोगंडा किया गया उस सारे मामले को लेकर, उसका पैरा 3 में जिक्र किया गया है। अब इसमें थोड़ी सी गुंजाइश आप निकाल सकते हैं कि क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि ये जो प्रोपोगंडा हुआ जिलानी साहब को कमीशन का सरबराह बनाने का, उस पर जो सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चलती रहीं, जो सवालात, जो उनकी इंटीग्रिटी, उनकी साख पे बात की गई, उसके बाद दबाव में आके उन्होंने कमीशन की सरबराही से इनकार किया। तो इसके साथ तो आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अनटिल अनलेस जो है वो जिलानी साहब खुद कहें कि मैंने इस वजह से इनकार नहीं किया, फ़लाँ वजह से इनकार किया है। लेकिन मेरी राय, जैसे मैंने कहा कि जब उनका नाम सामने आया, वो अनकंट्रोवर्शियल हैं, गैर मुतनाज़ा हैं, नफीस इंसान हैं, शरीफ इंसान हैं, तो मेरी राय तो यह है कि वो सोशल मीडिया के दबाव पर, उनके बेटे ने भी वो लेटर जो था 300-400 वकला का, उस पर सिग्नेचर किए थे, तो वो प्रेशर की वजह से, सोशल मीडिया के दबाव की वजह से रिक्यूज़ कर गए थे, क्योंकि जो कंटेंट्स थे उनके लेटर के, वो भी उनकी जस्टिफिकेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब चौथा जो नुकता है, अच्छा ये तीसरे पैरे के साथ चलें, फिर भी
थोड़ी बहुत गुंजाइश है कि आप जुज़री तौर पे इख्तलाफ कर सकते हैं। पैरा 4 में वो जो जिलानी साहब का लेटर है वो कमरा अदालत में पढ़ा गया। पैरा 4 में वो सारी बातें लिखी गई हैं, तो उसके साथ भी डिसएग्री कर रहे हैं। भी जिलानी साहब के लेटर में लिखी गई बातों से आप कैसे डिसएग्री करें? वही बातें तो उन्होंने जो लेटर में लिखी वही कमरा अदालत में पढ़ी गई। और फिर पैरा 5 जो है उसमें जो हाई कोर्ट के जजेस जो हैं जिन्होंने ख़त लिखा उनको घर बुलाया गया। मंसूर अली शाह साहब भी घर में मौजूद थे और वहाँ पे बैठ के उनकी बात सुनी गई, तो उसके साथ भी इख्तलाफ किया अतर मिनल्ला साहब ने। और इसमें जो ख़ास बात है नाज़रीन, जो ख़ास बात है कि उस मुलाकात में जो कि हाई कोर्ट के जजेस आए आके अपना मुद्दा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने रखा, उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस पे और मंसूर अली शाह साहब पे एतमाद किया कि हम आप पे एतमाद करते हैं। 6 जजेस ने कहा जिन्होंने ख़त लिखा था, आप जो भी इक़दाम उठाएंगे इस हवाले से हमें आप पे पूरा एतमाद है। तो इसके साथ भी अतर मिनल्ला साहब जो है वो डिसएग्री कर रहे हैं। क्या उन 6 जजेस ने अतर मिनल्ला साहब को बताया जिन्होंने ख़त लिखा था कि हमने उस मुलाकात में काजी फैसल साहब पे और मंसूर अली शाह साहब पे एतमाद नहीं किया था? क्या ये बात अतर मिनल्ला साहब के नॉलेज में है? आप डिसएग्री कर रहे हैं। डिसएग्री करने का मतलब ये है कि ये बात गलत है कि उन 6 जजेस ने चीफ जस्टिस और मंसूर अली शाह साहब पे एतमाद नहीं किया था, इसलिए आप डिसएग्री कर रहे हैं। तो ये एक भी बड़ा अहम पॉइंट है कि आपने किस वजह से इस पैराग्राफ से पैरा नंबर 5 से इख्तलाफ किया। फिर पैरा 6 नाज़रीन, उसमें ये लिखा गया कि वज़ीर आज़म अगले रोज़ आए, मुलाकात हुई, फिर दोबारा फुल कोर्ट का इजलास हुआ और मेजॉरिटी का ये फैसला था कि इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। तो ये भी हक़ाइक़ हैं। वज़ीर आज़म आए थे, उनके साथ बातचीत हुई कमीशन के हवाले से, मामले के इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, फिर फुल कोर्ट का इजलास हुआ, उसमें मेजॉरिटी ने यह फैसला किया था कि नहीं, आप इंक्वायरी कमीशन ही बनाएं। तो इसके साथ भी इख्तलाफ किया। ये भी समझ से बाहर है कि इन हक़ाइक़ के साथ क्यों इख्तलाफ कर रहे हैं। और फिर 7वां कि जो काजी फैसल साहब ने रिमार्क्स दिए थे ना कि वज़ीर आज़म को हमने जुडिशल साइड पे इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि जब आप नोटिस करते हैं तो वज़ीर आज़म नहीं, उसके सेक्रेटरी को आप नोटिस करते हैं, सेक्रेटरी अदालत में आता है। तो मामले की संगीनी को देखते हुए हमने वज़ीर आज़म को बुलाया इंतज़ामी साइड पे, चैम्बर में बुलाया। उनके साथ वज़ीर कानून भी थे, अटॉर्नी जनरल भी थे, मेरे साथ जो हैं वो काजी फैसल साहब ने ऑर्डर में वो रिमार्क्स दिए थे कि मंसूर अली शाह साहब थे, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार थी, ऑफिशियल मीटिंग थी। तो इसके साथ भी उन्होंने इख्तलाफ किया। चलें, उसके साथ भी आप जुज़वी तौर पे इख्तलाफ कर सकते हैं। हालांकि ये भी हक़ाइक़ हैं, ये भी हक़ाइक़ हैं। यानी हो सकता है कि अतर मिनल्ला साहब कहते हों कि वज़ीर आज़म को कोर्ट में बुला सकते हैं आप, माजी में मिसालें मौजूद हैं, लेकिन कानूनी पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन तो यही है ना कि आप आर्टिकल 248 का उनको इस्तिस्ना हासिल है, आप उनके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल इसके साथ भी, इन हक़ाइक़ के साथ भी उन्होंने डिसएग्री किया। और 8वां पॉइंट, जहाँ अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, इंक्वायरी करवाई जाए, तो इंक्वायरी के साथ भी इख्तलाफ कर रहे हैं क्योंकि उसमें कमीशन, हाँ इसके साथ इख्तलाफ हो सकता है। जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आप इस पर जो बेहतरीन जो फोरम बनता है, पुलिस से इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा सकते, नैब से नहीं करवा सकते, आप FIA से नहीं करवा सकते, इंक्वायरी कमीशन एक्ट बनता है, उसके तहत इंक्वायरी करा लें। इस नुक्ते के साथ पार्शली आपका डिसएग्री बनता है, लेकिन पूरे पैरे 8 से जो है वो डिसएग्री किया गया। और फिर पैरा 9 है, उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने जिक्र किया था कि ये सारे वाक़यात 1 साल पुराने हैं, मौजूदा हुकूमत इन वाक़यात की ज़िम्मेदार नहीं, उनके दौर में सारे वाक़यात नहीं हुए। और इस पैरा 9 में सरीना ईसा साहबा जिन्होंने कंप्लेंट की थी जब एक मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन जिन्होंने काजी फैसल साहब को धमकी दी थी, उसके ऊपर वो FIR दर्ज कराने के लिए थाना सेक्रेटेरिएट गई थी, उन हक़ाइक़ का जिक्र किया गया है। इनके साथ भी मेरी समझ से बाहर है कि ये तो हक़ाइक़ हैं, इनके साथ अतर मिनल्ला साहब कैसे इख्तलाफ कर रहे हैं। क्या वो धमकी नहीं दी गई थी? क्या सरीना ईसा साहबा मुकदमा के इंदराज के लिए नहीं गई थी सेक्रेटेरिएट थाने में? और फिर उसमें बात की गई थी कि वो दहशतगर्दी के दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करवाना चाहती थी और वो पीका के तहत दर्ज हुआ। इसके साथ भी डिसएग्री किया, ये भी मुझे समझ नहीं आ रही। और फिर पैरा 10 जिसमें हुकूमत ने कहा कि हम तावन करने के लिए तैयार हैं, आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तहकीकात करनी है, हम हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ मुकम्मल तावन करेंगे। अदलिया की आज़ादी पर हुकूमत ने कहा कि हम यकीन रखते हैं। इसके साथ भी डिसएग्री किया गया। अगर हुकूमत तावन कर रही है तो इस पर डिसएग्री करने वाली कौन सी बात थी? और फिर 11 पैराग्राफ में जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने कुछ बातें की, उनका हवाला दिया कि ये जो बातें थी ये माजी में चीफ जस्टिस जो थे बंदयाल साहब, उनको बताई गई थी। तो बंदयाल साहब को जब 6 जजेस ने बताया था तो बंदयाल साहब ने, काजी फैसल साहब ने ओपन कोर्ट में कहा कि मेरे साथ इस मामले पे कोई मुशावरत नहीं की, मेरे साथ कोई मीटिंग नहीं की, नहीं बताया क्या करना है क्या नहीं करना। जज साहबा ने क्या बताया, तो ये भी हक़ाइक़ है, इससे भी डिसएग्री किया।
पैरा 11 तक। अब पैरा 12 जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात का जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या अख्तियारात हैं, हाई कोर्ट के क्या अख्तियारात हैं। आर्टिकल 202 का जिक्र किया गया है, आर्टिकल 203 का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 202 के तहत हाई कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाने की बाख्तियार हैं। आर्टिकल 203 के तहत जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है वो हाई कोर्ट के मातहत होती है, तो इसके साथ भी डिसएग्री किया। तो ये जो पैरा 12 तक अतर मिनल्ला साहब ने डिसएग्री किया, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये कोई डिसएग्री वाली बात बनती नहीं थी। अब इसके आगे कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर के साथ जो है जिसमें कहा गया कि आप तजावीज़ दें कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो तजावीज़ मांगी गई हैं वकला से, पाकिस्तान बार काउंसिल से, सुप्रीम कोर्ट से, और जो भी असिस्ट करना चाहता है उनसे मांगी गई। इस बात के साथ एग्री किया है। अब ये जो अतर मिनल्ला साहब का मैंने डिसएग्रीमेंट था इस सारे ऑर्डर के साथ, वो आपको बताया। खबर मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। खबर क्या है, वो भी बड़ी खबर है, लेकिन अतर मिनल्ला साहब के जो अपना ऑर्डर है उसके भी चंद पॉइंट्स मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा, जिसमें अतर मिनल्ला साहब खुद ही कह रहे हैं कि जजेस का जो ख़त है उसमें गाइडेंस मांगी गई है, और जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें कुछ सवालात को ओपन छोड़ दिया गया है, खामोशी अख्तियार की गई है। तो इसमें अतर मिनल्ला साहब इंस्टीट्यूशन रिस्पांस की बात कर रहे हैं, और फिर अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि जजेस ने तवज्जो दिलाई है वो बड़ी अहम है और ये अवामी मफाद का मामला है। तो और इसमें जो अहम बात एक और अतर मिनल्ला साहब ने लिखी कि क्योंकि जजेस आइन पे हलफ उठाते हैं तो लिहाजा उनका जो लेटर है उसमें जो बातें की गई हैं उसकी बड़ी सेंटिटी है, उसकी बड़ी साख है। इसलिए वो कहते हैं कि जब तक हुकूमत इसको रिबट ना करे तो इसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है। वो लफ्ज़ इस्तेमाल, जुमला लिखते हैं कि देयरफॉर प्रिजम्पशन ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड ट्रूथ इज अटैच, यानी जजेस के लेटर के साथ क्रेडिबिलिटी और सच जो है वो अटैच है, क्योंकि वो हलफ उठाते हैं। तो क्या वज़ीर आज़म हलफ नहीं उठाता, क्या मिनिस्टर हलफ नहीं उठाते, क्या सदर पाकिस्तान हलफ नहीं उठाते? अगर कहें कि नीचे मशीनरी नहीं उठाती तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे उनका अमला भी हलफ नहीं उठाता, इसका ये भी जवाब है। लेकिन इस पूरे लेटर में नाज़रीन जो अतर मिनल्ला साहब ये लिखते हैं कि ये लेटर इदारा जाती साइट पे भेजा गया था, पब्लिक नहीं होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अतर मिनल्ला साहब इस मामले की इंक्वायरी नहीं चाहते, वो भी इंक्वायरी नहीं चाहते, वो भी इस मामले की ये कह रहे हैं अपने लेटर में कि हाई कोर्ट के जजेस ने गाइडेंस मांगी है, गाइडलाइन मांगी है सुप्रीम कोर्ट से। तो वो जो तहकीकात करवाने वाले हैं, हाजिर सर्विस जजेस की सर्वाई में कमीशन बनवाने वाले हैं, उनके भंगड़े शंगड़े तो फारिग हो गए ना, उनके भंगड़ों से तो फिर कुछ नहीं निकला। लेकिन बहरहाल आखिरी जो बात अतर मिनल्ला साहब ने लिखी कि इस सारे मामले पे जो जिम्मेदारी बनती है सेटिस्फेक्शन करवाने की, वो हुकूमत की बनती है कि जजेस ने जो बात करती है उस पर अब हुकूमत की जिम्मेदारी है, और वो आके बताया कि क्या ऐसा नहीं हो रहा। अब आपने सारी जिम्मेदारी अतर मिनल्ला साहब ने हुकूमत पे डाल दी है, थोड़ा सा बर्डन अपने जजेस पे भी डाल देते हैं। आप खुद हाई कोर्ट के जज रहे, चीफ जस्टिस रहे, आपने वो राना शमीम के केस में जो रिमार्क्स दिए थे आज भी हमारे कानों में वो रिमार्क्स गूंजते हैं, तो सारा बर्डन हुकूमत पे डाल देना। हुकूमत ने तो फिर इनकार कर दिया कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो तावन करने के लिए भी तैयार हैं। तो उनस थोड़ा सा उधर से भी होगा, जैसे शौकत सिद्दीकी साहब ने बताया था कि फलां शख्स मुलाकात करने के लिए आया था, उसने ये कहा था, ये बात हुई थी, वहाँ से ये जवाब आया था, 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, तो वो कुछ थोड़ा सा बर्डन फिर जजेस पे भी होगा। लेकिन बहरहाल जो खबर आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ वो खबर नाज़रीन ये है कि इस सारे मामलात को देखते हुए, इस सारे मामलात पर जो मुस्लिम नवाज़ हुकूमती जमात है उसने फैसला किया है कि वो भी इस केस में फरीक बनेगी। फैसला तो अभी नहीं कह सकते, गौर व खौज करना शुरू कर दिया कि अगर मामलात खुल गए हैं तो फिर सारे खुलने चाहिए, क्योंकि अदालत में अटॉर्नी जनरल साहब ने 2018 के बाद या 2018 से पहले की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जिक्र भी किया था। तो अब नून लीग में इस बात पे गौर व खौज हो रहा है कि इस केस में फरीक बना जाए, लीगल टीम के साथ, लीगल माइंड के साथ नून लीग मुशावरत करेगी, और फिर बुनियाद इस केस में फरीक बनने की ये रखी जाएगी कि जो एलिगेशन लगाए शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने माजी की इस्टेब्लिशमेंट पे, जो उस वक्त के प्रोमिनेंट शख्सियात थी, फैज़ हमीद साहब थे, जनरल बाजवा साहब थे, इस मामले को हम अदालत में लेके जाएंगे, फरीक बनेंगे, और इसमें हम बुनियाद जो होगी फरीक बनने की नून लीग की जो डिस्कशन उनकी आपस में चल रही है वो ये है कि जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का बयान है, जो उनका बयानी हल्फी है, वो अदालत के सामने रखेंगे। उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। तो नून लीग इस मामले को अब लंबा खेलना चाहती है कि अब पीछे से देखा जाए, 10 साल पीछे से या 8 साल पीछे से, कि कब कब क्या होता रहा। पनामा के केस में नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, कौन से जजेस मुबैना तौर पर नवाज शरीफ के खिलाफ, शरीफ खानदान के खिलाफ पार्टी बने हुए थे, और कौन से जजेस के ऊपर
جو ہے وہ ایکسٹرنل دباؤ موجود تھا، جن کو دھمکیاں دی گئیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں نون لیگ نے پارٹی بننے کا تو فیصلہ کیا ہے، لیکن لیگل مائنڈ کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ مشروط ہے۔ تو دیکھتے ہیں کب پارٹی بننے کے لیے آتی ہے، نون لیگ سامنے آتی ہے، کیونکہ اس کیس کی جو سماعت ہے وہ اپریل کے آخری ہفتے تک ملتوی کی گئی ہے۔ تو یہ اگر نون لیگ نے پارٹی بننے کا فیصلہ کیا ہے اور اسے مشروط کیا مشاورت کے ساتھ، اگر حتمی طور پہ یہ فیصلہ ہوا تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک خبر چل رہی ہے، اور وہ زین قریشی صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عید نماز پڑھنے کی عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اجازت نہیں دی گئی۔ اس پہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگوں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کو کیوں نہیں اجازت دی گئی، ایسا کیوں نہیں کیا گیا، شاہ محمود قریشی صاحب کو کیوں نہیں اجازت دی گئی۔ اس میں ایک جو پوائنٹ یہ ہے کہ جب عید نماز پاکستان میں ہوئی تو اس وقت تو یہ خبریں چلیں کہ عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے عید نماز اڈیالہ جیل میں ادا کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر بھی ہوئے عمران خان اور شاہ محمود قریشی۔ تو کون سی خبر درست ہے؟ وہ خبر میڈیا کی دی گئی درست ہے جس میں گلے بھی ملوایا گیا عمران خان شاہ محمود قریشی کو، یا جو زین قریشی کہہ رہے ہیں کہ ان کو عید نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو، یہ بات درست ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال تو اٹھتا ہے کہ پہلے میڈیا نے خبر چلائی وہ ٹھیک تھی یا یہ خبر درست ہے؟ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر چلیں اسی بات کو لے کے چلیں کہ عید نماز عمران خان صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے نہیں پڑھی، تو کیا ان کو پڑھنے نہیں دی گئی، یا وہ خود پڑھنے کے لیے نہیں آئے؟ سو رہے تھے عمران خان صاحب، کیونکہ خان صاحب کی جب وہ قید میں نہیں تھے، گرفتار نہیں ہوئے تھے، تو دیر سے اٹھنا تو ان کا معمول ہے، وہ تاخیر سے اٹھتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو نون لیگ والی خبر ہے کہ وہ پارٹی بننے جا رہی ہے اس کیس میں، یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی اگر نون لیگ نے باضابطہ طور پہ پارٹی کے بننے کی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کی۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔